दबंग तबके के जो होते हैं वो फ़ोन करके धमकी भी देते हैं कि आप समाज सेवी हैं तो क्या कर लीजिएगा। क्षेत्र में अभी भी दादी नानी का इच्छा रहता है कि एक नाती हमको चाहिए, उसके पीछे 4 नतनी हो जाती है और इतना महंगाई हो गया है, अच्छे ढंग से पढ़ाना लिखाना नहीं, और बेटी के प्रति उन लोग का जो नीचे स्तर से देखना और ये भावना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो जो बेटी थी अपनी माँ से आधा घंटा पहले बात की कि हम भुंजिया पराठा बना रहे हैं माँ, थोड़ी देर के बाद बात करते हैं, और रात हो गया था, 10 बज रहा था, तो माँ सोची कि अब कल बात करेंगे, कि 4 बजे भोर में ही आ गया कि आइए आपकी बेटी ख़त्म हो गई है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार बोलो जिंदगी से इस वक्त मौजूद हूँ नव सृजन संस्थान कदम कुआं पटना में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस संस्थान की संस्थापिका। सबसे पहले मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा पूजा ऋतुराज नाम है, और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। बोलो ज़िंदगी जो चैनल है ये बहुत ही सामाजिक संस्था को प्रमोट करने के लिए हमेशा अग्रसर रहती है, और आप हमारे पास आए हैं हमारे संस्था में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये जो संस्था है इसका उद्देश्य क्या है इसको चलाने का? इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं का मान सम्मान दिलाना, और अधिकतर केस हम घरेलू हिंसा का देखते हैं, और आए दिन 4-5 केस आते हैं जिसको सॉल्व करते हैं बिना कोई केस का, और अगर केस भी है तो प्रयासरत रहते हैं कि मोटिवेट करके उनको मिला दें, और अक्सर केस मिल ही जाता है, कुछ ही केस रहता है जो मेरा बिगड़ता है, लेकिन अभी तक तो जो है बन गया है, और जो नहीं भी बिगड़ गया है उससे भी लगातार मेरा प्रक्रिया जारी रहता है मिलाने का। और सबसे प्रथम उद्देश्य महिलाओं को जैसे सर्वांगीण विकास में महिला को शिक्षा देना, कैसे अपने स्वावलंबी हो उसका देखते हैं कि उसमें क्या क्षमता है। जैसे आवाज़ सुंदर है तो म्यूजिक सिखा के पारंपरिक गीत जो है उसको सिखवाते हैं, और शादी ब्याह में भेजते हैं, या सोहर किसी के यहाँ अगर बच्चा हुआ उसमें तो, या कोई भजन कीर्तन के लिए बुलाती है तो उसमें जाती है, तो 4-5 हज़ार रुपया देती है, और जितनी महिलाएं जाती हैं आपस में बांटती हैं तो उनका आय का स्रोत थोड़ा बहुत हो जाता है, जिससे वो उसका मतलब अपना ज़रूरी का चीज़ खरीदती है। तो हमको खुशी होता है, आके बोलती है हम इस पैसा से साड़ी खरीदे, तो जमा करके कान का बनाए, तो बेटी के लिए ये किए, तो अच्छा लगता है। तो जैसे पापड़ बनाना, पापड़ जो बना के देती है उसको सेल करना, सबको बताते हैं, और जो हमारे जान पहचान के लोग हैं वो लोग हमेशा यहाँ से पापड़ है, चिप्स है, ये ले जाते हैं। या सिलाई जो जानती है तो बच्चा का फलिया होता है, छोटा छोटा चीज़ जो मतलब सीखी और उससे आय का स्रोत हो गया, जैसे तकिया का खोल हो गया, या मोड़ना है, उघड़ा पुघड़ा है वो ला के देती है, वो लोग सीती है। मास्क हो गया, अभी मास्क हमारे यहाँ 2 बच्चे छोटे छोटे 15-16 साल के थे, वो बना के दिए थे, तो लड़का भी था उसमें, तो उनको सम्मानित भी करेंगे हम अभी बाल श्री अवार्ड से भी उसको करेंगे, नवाजेंगे। तो हमेशा हम बच्चों के लिए भी कार्यक्रम करते रहते हैं, महिलाओं के लिए भी करते रहते हैं, और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे साहित्यकार लोग को बुलाते हैं और सभी को सम्मानित करते हैं। तो मेरा है कि हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं। हाँ, तो मैम जैसा कि आपका ये संस्था जो है महिलाओं के उत्थान का काम करता है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कब ऐसा लगा कि इस संस्थान को हमको शुरू करना चाहिए, या फिर आपने कब इसका शुरुआत किया? ये जब मैं कुमारी थी और मेरे पापा भी सामाजिक मतलब नौकरी करते थे, दोनों गवर्नमेंट जॉब थे मम्मी पापा, तो वो अपने आय का एक हिस्सा समाज के लिए रखते थे, या किसी का बेटी के शादी के लिए, या कोई तबीयत खराब हो गया अचानक, तो वो पैसा को हमेशा रखते थे, और हमको हमेशा सिखाते थे कि अपना जो भी कमाए या तुमको खर्च के लिए जो मिलता है उसमें से कुछ पैसा रखिए समाज के लिए और दान दीजिए। जैसे किसी दोस्त का तबीयत खराब हो गया, या ज़रूरी रास्ता में देखे और कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय आपको कोई पैसा नहीं देगा, आप जाके उसको
निजी अस्पताल में भर्ती करा के उसको इलाज कीजिएगा। जाने के लिए आपको रिक्शा भाड़ा चाहिए, तो आप अपने पास पैसा रखिए, ये नहीं कि खा पी के उड़ा दिए। तो ये चीज़ माता पिता से ही सीखे समाज सेवा। और वहीं गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे आंगन में, तो उसमें फ्री में जब पढ़ाते थे तो कुछ लोग अच्छे घराना से भी आते थे, तो लोग पैसा देते थे, तो उनका दिया हुआ पैसा से उन लोग को, जो गरीब बच्चे थे, किताब कॉपी देना। तो ये मेरा बचपन से ही 12-13 साल के थे तभी से माता पिता। और कम जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम दिए और समय जो था 6 महीना रिजल्ट में, तो वो सिलाई सिखवा दिए। और सिलाई सीख के भी अभी जो मेरी संस्था है वो इसमें जुड़े तो बहुत लोग हैं, लेकिन हेल्प बहुत कम ही लोग करते हैं, तो आय का स्रोत नहीं है इसमें। और हम और हमारी 2 बेटी है, वो हर दिन 2 घंटा मजबूर बच्चे को पढ़ाती है और 10th क्लास तक को पढ़ाती है। नृत्य भी सिखाती है, क्योंकि क्लासिकल डांस का बहुत पैसा है, तो गरीब बच्चे तो सीख नहीं सकते हैं, और उन लोग को भी मंच पे ले जाती है। झुंगी झोपड़ी का जो चुनने वाला बच्चा है उन लोग को सिखाती है, उन लोग को आगे बढ़ाती है, तो अच्छा लगता है, खुशी होता है। तो हम ऐसा हमको लगता है, फीलिंग होता है कि जैसे मेरे माता पिता मुझे सामाजिक बनाए, तो आज कितने समाज में सर्वांगीण विकास का काम कर रहे हैं, तो इसे हमारा बिहार को भी प्रमोट हो रहा है। और हम लोग जैसे हर क्षेत्र में अगर महिला या युवा वर्ग के बहुत सारे समाज सेवी हैं, लेकिन हर माँ अगर अपने बच्चे को ऐसा सिखाए, तो हमको नहीं लगता है कि जो छेड़छाड़ का जो मामला सुनने को मिलता है ऐसा मिलेगा। और इससे संस्कार भी बच्चा में आता है, कैसे रहना है। जब खुद समाज सेवी है तो वो तो किसी के लिए सामाजिक बढ़ने के लिए ही सोचेगा, उससे झगड़ा नहीं करेगा, इज्जत करेगा, सम्मान देगा, तो वो अपने आप संस्कार आ जाता है, उसे देना नहीं पड़ता है। और जब शुरुआत किए थे संस्था को, तब किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा था? अभी भी जैसे घरेलू हिंसा केस को देखते हैं तो बहुत लोग जो दबंग तबके के होते हैं, घर वाले लड़के वाले दबंग तबके के जो होते हैं, वो फ़ोन करके धमकी भी देते हैं कि आप समाज सेवी हैं तो क्या कर लीजिएगा। और कठिनाई वहाँ आता है जब थाना प्रभारी मदद नहीं करते हैं। थोड़ा हम लोग को डराने धमकाने के लिए या मदद लेना ही पड़ता है। वर्दी का मदद से काम जल्दी होता है, तो लेकिन बहुत कठिन से मदद लेना पड़ता है। बहुत रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, हर जगह हम लोग को कठिनाई है। समाज सेवा तो करते हैं, पर हम लोग को अगर वक्त पड़ जाता है तो कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता है। जैसा कि आप अभी बताएं कि समाज में महिलाएं प्रताड़ित होती आ रही हैं, तो आप उनके उत्थान के लिए काम करती हैं। फिर अभी आप उसके बाद एक और बात बतलाएं कि आज के डेट में बहुत सारी महिलाएं भी उत्पीड़न करने लगी हैं, तो ऐसा कोई केस आपके पास आया है? जी, एक केस आया, तो एक जेंट्स आया, वो रोने लगे कि मैम देखिए ऐसे ऐसे हमारी पत्नी कर दी है, और महिला थाना में जाके बोल दी, और सारा 2 दिन से महिला थाना में बिठाए रखा, और मतलब हम बहुत प्रताड़ित हैं और क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कि सुसाइड कर ले। और अभी हमको सरकारी कार्यालय में भी बुलाया जाता है। ये सेक्सुअल हरासमेंट केस जो पदाधिकारी लोग अपने से छोटे स्तर के लोग के साथ, अगर कुछ ऐसे महिलाएं के साथ कुछ ऐसा हुआ तो वो केस भी हम देखते हैं, और एक्सटर्नल बन के बुलाया जाता है और उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो अभी महिलाएं भी बहुत प्रताड़ित कर रही हैं, क्योंकि उनको कुछ सरकार से जो एक्ट धारा जो मिल गया है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। छोटे से बात से बतंगर कर देना, तो इसमें अगर हस्बैंड कुछ बोला तो महिला थाना पहुंच जाना, घर में अगर कोई सास ससुर कुछ अगर बोले तो तुरंत थाना पहुंच जाना, घर वाले को बोल देना, घर मैके वाले का पहुंच जाना, तो ये घरेलू हिंसा के रूप में हो जाता है, बहुत बड़ा हिंसा के रूप में हो जाता है, और तलाक का नौबत आ जाता है। तो ये महिलाओं में थोड़ा अब ज़्यादा दिख रहा है। ये जो बताइए अभी कि जो कुछ एक्ट है, सरकारी एक्ट है, जिसका वो लोग गलत इस्तेमाल कर रही है महिलाएं, तो इस कंडीशन से बचने की, इस हालात से बचने के लिए आप ऐसा कोई मुहिम चलाई या फिर भविष्य में कोई चलाने का प्रयास किए हैं?
हाँ, जैसे अब किसी को बेटी हुई है, अब उसके लिए बेटी हो गई तो दूसरी को एबॉर्शन कराइए, तीसरा भी अगर बेटी है तो एबॉर्शन कराइए। तो बहुत सारा जैसे साहित्य से भी हम जुड़े हुए हैं, तो गीत संगीत के जरिए, फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए कहीं भी कैंप लगा के संगोष्ठी करते हैं। इसके बारे में अपने ऑफिस में भी महिलाओं को बिठाते हैं और इस पे बात विचार अपना रखें सबका कि क्या करना चाहिए। और आगे हम सोच रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी दादी नानी का इच्छा रहता है कि एक नाती हमको चाहिए, उसके पीछे 4 नतनी हो जाती है और इतना महंगाई हो गया है, अच्छे ढंग से पढ़ाना लिखाना नहीं, और बेटी के प्रति उन लोग का जो नीचे स्तर से देखना और ये भावना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और दहेज प्रथा का जो है इस पे भी मेरा कार्य चल रहा है। तो दहेज प्रथा के लिए, जैसे दहेज देने के बावजूद भी अच्छे बड़े घराने में ये दहेज के लिए जलाया जाता है, मारा जाता है। अब पहले वाला नहीं है कि गरीब लोग को जलाया जाता है और दहेज मांगता है। जो दहेज देता है उसी से और भी मांगता है लोग कि 2 कट्ठा और ज़मीन मांगो, तो उसके लिए ज़मीन है तो उसको बनाने के लिए मांगो। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था नवदपुर से, जो कि बहुत सुंदर बेटी थी, 2 साल पहले शादी हुआ था और माता पिता के 2 बेटी ही थी। 10 दिन पहले वो अपने मैके से आई थी और काफ़ी सुखी संपन्न की थी, और जो दहेज में उसको मिला था 25-30 लाख रुपया दिया गया था, उसे ससुराल पक्ष वाले बहुत सुंदर घर बना दिए थे। वो जो बेटी थी अपनी माँ से आधा घंटा पहले बात की कि हम भुंजिया पराठा बना रहे हैं माँ, थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। और रात हो गया था, 10 बज रहा था, तो माँ सोची कि अब कल बात करेंगे, कि 4 बजे भोर में ही आ गया कि आइए आपकी बेटी ख़त्म हो गई है। तो कैसा लगा होगा माता पिता को। बहुत दर्दनाक। 2 ही बेटी थी, तो बेटी को पास में ही शादी किए थे कि कुछ भी कष्ट होगा, तो बेटी भी बोली कि माँ तुम चिंता नहीं करना, एकदम पास में तो हैं, जब बुलाओगी चले आएंगे। और एकदम हंसते हंसते विदा की थी। और रोज़ उसकी बड़ी बहन और ये बात करती थी, उसके पिताजी, फैमिली वाले बात करते थे, अच्छा से ही बात की थी। लेकिन सास थी जो बहुत बदमाश थी, वो परसा नवदपुर में है, उस गांव से है। और इस मामला को अभी तक सरकार सास को नहीं पकड़े हैं और ससुर और हस्बैंड चले गए हैं जेल। तो जेल जाने से, पकड़ने से तो अब वापस बेटी तो नहीं आएगी, और जबकि उतना ले दे के शादी किया तब भी उसको चाहिए। तो ये लालचपन जो है दहेज का, ये ख़त्म हमको करना है। और कैसे करना है, वो सबसे पहले तो लड़का जो है, लड़का पक्ष और युवा वर्ग के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कि हम दहेज नहीं लेंगे, अगर माँ पिताजी मांगने के लिए बोलते हैं तो वो बोले कि नहीं हम क्यों मांगेंगे, हम कमा रहे हैं, चाहे इतना प्रॉपर्टी है जो है हम उसी में आगे बढ़ेंगे, तभी ये कम होगा। ये सास का गलती था, सास के चलते ससुर भी जेल में है और बेटा भी जेल में है, और सास तो अभी भागी, इधर उधर भागी हुई है। तो कितना तबाही हालत हो गया, उतना सुंदर घर बना हुआ, उसमें आज एक कुत्ता भी रहने वाला नहीं। तो ऐसा काम क्यों करेंगे। तो इस ढंग से हम लोग समझाते हैं कि लालच में समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और बहुत सारी सास से बात होता है तो वो कहती है नहीं, इतना खर्च करके पढ़ाए हैं तो ऐसी थोड़ी ना कर देंगे। और बहुत महिलाएं जो बेटी का शादी करती है वो भी मेरे पास आती है कि लड़का बताइए, तो वो भी कहती है कि हम इतना देंगे। तो अगर खुशी से देती है तो हम उसको दहेज नहीं मानते हैं, लेकिन अगर प्रताड़ित करके कि नहीं हम इतना तुम मांगो मैके से, उसको दहेज कहते हैं, वो नहीं मांगे, इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जी, दहेज प्रथा एक बिल्कुल अभिशाप है हमारे समाज के लिए। बहुत सारी लाखों बेटियां इसका बलि भी चढ़ चुकी है। लेकिन अभी क्या है कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार के तरफ से जो कानून वगैरह बनाया गया, उसका कुछ मिसयूज भी हो रहा है। बहुत सारे केस ऐसे पेपर में पढ़ने को मिलते हैं कि झूठा केस में फंसा दिया जाता है दबाव बनाने के लिए। तो उसके बारे में क्या कहना है ना, अभी जो महिलाएं हैं उसी केस एक्ट के जरिए अपने पति को, परिवार को फंसाती है, जो कि अच्छे अच्छे घर
मतलब डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं। अपने घर में ही माता पिता रखते हैं तो बेटी को उतना छुट्टा छोड़ के नहीं रखते हैं, लेकिन बाहर जो भेज देते हैं तो जो छुट्टापन रहना, घूमना और किसी से भी बात करना, वो आदत जो रहता है वही ससुराल में भी चाहती है और वो ये घरेलू हिंसा बन के फिर तलाक में बदल जाता है। तो मतलब इस कानून का जो गलत इस्तेमाल जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए कोई तरीका कुछ है? घरेलू हिंसा जब तक माता पिता अपनी बेटी को संस्कार नहीं देंगे, देखिए शिक्षा बहुत दे रहे हैं और संस्कार दे ही नहीं रहे हैं। अब लोग को एकल रहना पसंद है, संयुक्त रहना पसंद नहीं है। तो संयुक्त वाला में पहले तलाक कहाँ होता था, नाम ही नहीं सुना जाता था। लेकिन अब है कि शादी हुआ और जैसे गई कहीं घूमने, वहाँ से आई 1-2 महीना बाद तलाक, और सीधे तलाक। नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे, कंप्रोमाइज़ करने का बात ही नहीं है। हम बोल दिए एक बार तो वही होगा। इस तरह का रिजिड रहती है लड़कियां, क्योंकि उसको तो कोई और पसंद है, किसी और के साथ घूमी, माता पिता कर दिए किसी और से शादी। तो लव मैरिज करना ठीक है लेकिन निभाता नहीं है लोग, तो ये गलती है। दूसरे जाति में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन अब बाद में जाके जातिवाद हो जाता है तो ये ठीक नहीं है। अब वो लोग कोई ऊंच जाति का है, कोई ओबीसी है तो कहेगा कि ये उच्च जाति का है तो बहुत दिखाती है। तो लड़की कहती है कि इस ढंग से रहता है तो हम एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ये ऐसे बोलता है, बार बार बोलता है उस जाति की हो तो ज़्यादा बनो मत, ये हम तुमको नहीं यहाँ वैल्यू देंगे। तो थोड़ा थोड़ा बात पे फिर होने लगता है, बाद में टूट ही जाता है शादी। हमारे साथ अभी पूजा ऋतुराज जी इनसे बात कर रहे थे हम लोग, जो नव सृजन संस्थान की संस्थापिका हैं और ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं अभी महिलाओं के उत्थान के लिए। जो पारिवारिक हिंसा वगैरह होते हैं उनको सुधारती हैं, जो पारिवारिक रिश्ते जो टूटते हैं उनका मिठास वापस लाने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ साथ समाज में और भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाना, उनको अलग अलग तरह के कला से नवाजना इनका एक बहुत ही अच्छा पेशा है। तो मैम आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपका संस्था और आगे बढ़े। धन्यवाद इसके लिए, और बोलो जिंदगी भी आगे बढ़े। आपको भी बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आभार हमारे कार्यालय में आने के लिए।